लोग पढ़ रहे हैं रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर ऑफ वेरियस सब्सटेंस। इसका मतलब क्या हो गया, अगर रहेगा हाई रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना, हाई रिडक्शन पोटेंशियल रहेगा तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। ये फ्लोरीन क्या है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है, यानी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है ना। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या हुआ, हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर, हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो हम रिडक्शन पोटेंशियल देख के पता कर सकते हैं, ठीक है ना, कि किसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। और अगर लो रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, लो रिडक्शन पोटेंशियल है तो इसका उल्टा होगा, ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलेंगे, हाई रिड्यूसिंग पावर, हाई रिड्यूसिंग, समझ में आया, क्लियर है। तो हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल से पता कर सकते हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। हाई रिडक्शन पोटेंशियल तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लो रिडक्शन पोटेंशियल में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये चीज़ हम पता कर लेते हैं। और दूसरा चीज़ क्या पता करेंगे कि इसमें कौन ऑक्सीडेशन में जाएगा और कौन रिडक्शन में जाएगा। रेडॉक्स कपल करेंगे तो इसमें से कौन ऑक्सीडेशन करेगा और कौन रिडक्शन होगा। तो ये जो है रिडक्शन होगा क्लोरीन का, और ये कोबाल्ट 2 प्लस का ऑक्सीडेशन होगा। ये इधर उल्टा होगा, यहाँ तो सब रिडक्शन पोटेंशियल लिखा होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल थोड़े लिखा होगा, सब तो रिडक्शन पोटेंशियल लिखेगा। इसलिए रिएक्शन सारा तो रिडक्शन वाला ही रिएक्शन लिखते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम लोग लिखते ही नहीं, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगा, उल्टा होगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है ना, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, वहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। यानी ये जो रिड्यूस्ड फॉर्म है वो ऑक्सीडाइज्ड, ये क्या हो गया, ये रिड्यूस्ड फॉर्म, ये क्या है, रिड्यूस्ड फॉर्म, और ये क्या है, ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, ये रिड्यूस्ड फॉर्म है, ये रिड्यूस्ड फॉर्म। इधर जो लिखा हुआ है रिड्यूस्ड फॉर्म है, इधर जो लिखा हुआ है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। तो अब इसमें ये भी देखना है, इसका ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म स्टेबल है, ये रिड्यूस्ड फॉर्म स्टेबल है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है उसका रिड्यूस्ड फॉर्म ज़्यादा है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है उसका रिड्यूस्ड फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए रिड्यूस्ड होने में इंटरेस्ट रखेगा। यानी क्लोरीन जो है क्लोराइड रहना ज़्यादा पसंद करेगा। आएगा समझ में, क्लियर। और इसमें क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इसलिए रिडक्शन पोटेंशियल जब कम होता है तो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है। तो कोबाल्ट 2 प्लस से कोबाल्ट 3 प्लस ज़्यादा स्टेबल हो गया। हम स्टेबिलिटी भी पता लगा सकते हैं इससे कि कौन सा जो है स्पीसीज ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा स्पीसीज ज़्यादा स्टेबल है, ये हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, CO2 प्लस से ज़्यादा स्टेबल कौन है, CO3।
गया बात समझ में? क्लियर है? ये क्या है? ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। तो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म यहाँ ज़्यादा स्टेबल हो गया, इसलिए उल्टा रिएक्शन होगा, CO2 प्लस रहना नहीं चाहेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा CO3। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है, ये चीज़ हम समझ गए कि किसका ऑक्सीडेशन होगा ये पता लगा लेंगे, किसका रिडक्शन होगा ये बात पता लगा लेंगे। ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म स्टेबल होगा कि रिड्यूस्ड फॉर्म स्टेबल होगा, आपस में हम स्टेबिलिटी को कंपेयर कर लेंगे। इतना चीज़ हमको पता चलेगा इससे। आई बात नहीं? हाँ, दूसरा चीज क्या हम पता करेंगे, किसी भी सेल का EMF निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमको क्या मिलेगा? कैलकुलेशन ऑफ EMF ऑफ ए सेल। ठीक है ना, स्टैंडर्ड EMF, क्योंकि ये सारा दिया हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म है। बंद कर दो जरा। ठीक है, स्टैंडर्ड EMF निकालते हैं। स्टैंडर्ड EMF कब निकलता है? जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है ना, जब टेम्परेचर क्या होता है? 25 डिग्री सेल्सियस होता है। आई बात समझ में? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और टेम्परेचर क्या होगा? 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब टेम्परेचर कितना होगा? 298 केल्विन होगा। टेम्परेचर क्या होगा? 298 केल्विन। क्लियर? और प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उस केस में जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। तो इसलिए हम लोग जो भी बात कर रहे हैं अभी स्टैंडर्ड कंडीशन में बात कर रहे हैं। बाकी और मतलब जो भी बात हो रही है अभी, जो पढ़ाई हो रही है 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला कंडीशन का सारा वैल्यू डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो हमको मिल गया एक कैलकुलेशन कैसे कर लेंगे हम लोग। तो EMF ऑफ द सेल का फॉर्मूला क्या होता है? E कैथोड माइनस AN। यही ना है, N फॉर्मूला है। तो हम इस चार्ट को देख लेंगे, चार्ट से हमको मिल जाएगा, इसका भी वैल्यू मिल जाएगा, इसका, ये दोनों का वैल्यू मिल जाएगा आपको चार्ट से मिलेगा ना दोनों का वैल्यू। जब चार्ट से इस दोनों का वैल्यू मिल जाएगा, दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे तो EMF ऑफ द सेल आएगा कि नहीं? आएगा ना? क्लियर? आप सर इसमें कौन कैथोड होगा और कौन एनोड होगा ये भी तो डिसाइड कर देंगे। EMF ऑफ द सेल कब होगा? जब हमको पता चले कि कैथोड कौन है और एनोड। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो कैथोड होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो एनोड होगा। आई बात समझ में? क्लियर? तो पहले तो हमको कैथोड और एनोड क्या है पता चलेगा, तभी ना उसके बाद हम निकालेंगे EMF। तो कैसे पता करेंगे कि कैथोड कौन होगा एनोड कौन होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो रिड्यूस होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो क्या होगा? रिड्यूस होगा। और जब वो रिड्यूस होगा तो उसको हम कैथोड बनाएंगे। इसलिए जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है उसको हम कैथोड बना देंगे। पहला चीज़ पता चल गया। उसके बाद जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। वहाँ क्या होगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। अब वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जब होगा तो उसको हम कहाँ रखेंगे? एनोड पर। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है। क्लियर? तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हुआ उसको हम उसको एनोड बना देंगे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है उसको हम कैथोड बना देंगे। तो चार्ट से देख करके ये काम किए, तो चार्ट में हमको वैल्यू दिखा तब तो ये हमको पता चला ना। तो चार्ट से हमको ये वैल्यू भी तो मिल जाएगा। कैथोड और एनोड भी डिसाइड करेंगे और दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल भी हमको उस चार्ट से मिलेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। तो उस वैल्यू को पुट करेंगे, EMF ऑफ द सेल मिल जाएगा। तो जो सेल बनाना है बना सकते हैं। ठीक है? क्लियर?
उसके बाद तीसरा है फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी ऑफ ए रेडॉक्स रिएक्शन। कोई रिएक्शन संभव है कि नहीं, ये देखना होगा। ठीक है, हाँ, जैसे कि हम यहाँ रिएक्शन लिख रहे हैं Zn2 + Cu, ये रिएक्शन संभव है। ये रिएक्शन संभव है कि नहीं हमको पता लगाना, फीजिबल और नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो Zn2 जो है Zn में कन्वर्ट हो रहा है, Cu जो है Cu2 में कन्वर्ट हो रहा है। ये ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये रिडक्शन। अब हम चार्ट में देखते हैं क्या हो रहा है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल देखो। देखो जिंक से ये तो निकाले थे ना हम लोग कैलकुलेशन करके, E0 Zn2 + Zn कितना निकाले थे, होता है 0.76 था। चार्ट में ही देखना है 0.7 माइनस है ना, -0.76 है ना, तो ये निकाले। और कॉपर का कितना निकाले थे, कॉपर का कितना निकाला 0.34 होगा, इसमें नहीं निकाला यार, 3 6 4 10 लगता है हम 35 निकाले थे, 1.1 वोल्ट निकाला था। 0.35। ठीक है, जो चार्ट में ही वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू देख लेते हैं। अब देखो कि यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल कौन ज़्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल कौन ज़्यादा है, ये वाला ना। तो कॉपर आयन का रिडक्शन होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं, और जिंक का ऑक्सीडेशन होना चाहिए क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है ना। यहाँ देखो तो जिंक का क्या हो रहा है, रिडक्शन। जिंक का यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है जिंक का, और कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। उल्टा दिख रहा है कि नहीं, ये रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन ना। जब पढ़ाते थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते थे ना, उल्टा करो रिएक्शन नहीं होगा। आप समझ में आया कि क्यों नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बताते थे ना, ये कॉपर सल्फेट और आयरन का रिएक्शन होगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट और आयरन का रिएक्शन होगा, बन जाएगा फेरस सल्फेट और कॉपर। फेरस सल्फेट और कॉपर का फिर से रिएक्शन उल्टा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, समझ में आया। क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल पे हम डिपेंड करता है, एक ऑक्सीडाइज करेगा दूसरा रिड्यूस करेगा, एक ऑक्सीडाइज करेगा और दूसरा रिड्यूस करेगा। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है इसमें जिंक को रिड्यूस होते हुए दिखाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है ना। लेकिन यहाँ जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो ऑक्सीडेशन न होगा। आई बात समझ में। कॉपर को यहाँ ऑक्सीडाइज होते हुए दिखाया जा रहा है ना। यहाँ पर कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो रिड्यूस न होगा, ये हाँ रिड्यूस न होगा। लेकिन यहाँ ऑक्सीडाइज होते हुए दिखा रहा है, ये रिएक्शन संभव नहीं है, नॉट फिजिबल, मतलब रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। ये दोनों नहीं है, ये रिएक्शन संभव नहीं है। तो कोई रेडॉक्स रिएक्शन संभव है या नहीं, ये भी हम पता कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। ये यूज है, ये सब यूज है इलेक्ट्रोकेमिकल
सीरीज का ये एडवांटेज है, एप्लीकेशन है। इससे हम क्या क्या पता लगा सकते हैं। तो अभी तक हमको 3 चीज पता चल गया है ना। फिजिबिलिटी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ये रेडॉक्स रिएक्शन संभव है या नहीं है, ठीक है ना। ये दोनों में रिएक्शन होगा, कॉपर आयन और जिंक में रिएक्शन होगा, जिंक और कॉपर सल्फेट में रिएक्शन होगा, लेकिन जिंक आयन और कॉपर में रिएक्शन नहीं होगा, कॉपर और जिंक सल्फेट में रिएक्शन नहीं होगा। उल्टा के इसको लिख देते हैं, सही हो जाएगा। इसको रिएक्टेंट बना दें, इसको प्रोडक्ट बना देंगे, ये रिएक्शन, ठीक है। आई बात समझ में क्लियर। वहां पर बताते हैं क्या है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसीलिए रिएक्शन होता है। यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, रिडक्शन, रियल कॉज बता रहे हैं आप। रियल कॉज क्या है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो रिड्यूस होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो ऑक्सीडाइज होगा। तो हमको देखना पड़ेगा कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस होगा, हमको उसी के तरह अरेंज करना है रिएक्टेंट। अगर नहीं रिएक्टेंट को उस तरह से कंबाइन कर सकते हैं तो फिर रिएक्शन आगे बात समझ में। तो इस तरह से हम रिएक्शन होने की संभावना बता सकते हैं, रिएक्शन होगा या नहीं होगा। रिएक्शन कराने से पहले हमको बता ये रिएक्शन संभव है या नहीं है। आई बात समझ में क्लियर। और एक होगा इसका, हाँ पढ़ाते थे ना कि कोई मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा, एक्टिविटी सीरीज पढ़ाए थे, उसमें बताया ना कि कोई जो हाइड्रोजन से ऊपर है एक्टिविटी सीरीज में, वो एसिड से रिएक्ट करता है क्योंकि सारे एसिड के पास हाइड्रोजन है ना, सारे एसिड के पास हाइड्रोजन आयन होता है। तो कौन सा मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा, जो एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है। जो एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है वो एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा। मतलब हुआ कि कौन सा मेटल है जो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है, वो कौन सा मेटल है जो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है। जो मेटल हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा वही एसिड से रिएक्ट कर सकता है ना। तो अब हमको पता करना है, प्रिडिक्टिंग द कैपेबिलिटी ऑफ मेटल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन, ठीक है। फ्रॉम एन एसिड। 3 हो गया, चौथा हम लोग डिस्कस करेंगे। कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी लिख सकते हो, फिजिबिलिटी भी लिख सकते हो। कैपेबिलिटी ऑफ एन मेटल एटम, मेटल एटम टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन from its AC। बात समझ में, कौन सा मेटल है जो किसी भी एसिड के हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है ना। इसका मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन को जो है हटाना है, तब ना H2 गैस निकलेगा। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन जब हम करा रहे हैं, जैसे जिंक का रिएक्शन हम किससे करेंगे, H2SO4 से करेंगे। तो ये क्या देगा, जिंक सल्फेट देगा और हाइड्रोजन गैस देगा। इसको आयनिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, Zn+2H है ना। तो हो जाएगा Zn2+ बन जाएगा। तो हाइड्रोजन को हाइड्रोजन गैस के रूप में निकाल दिया ना, डिस्प्लेस कर दिया ना। यहाँ से जिंक आ गया ना, हाइड्रोजन को हटा दिया, डिस्प्लेस किया ना हाइड्रोजन को, हाँ। तो यहाँ पर अब देखना होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो हमको देखना होगा हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 मालूम, और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल 0 -0.76 है।
हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो 0 होता है। हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 है और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 है। तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? हाइड्रोजन का ज्यादा है, तो हाइड्रोजन ना रिड्यूस होगा। तो रिएक्शन ऐसा तैयार करना होगा जिसमें कि हाइड्रोजन आयन का रिडक्शन होता हुआ दिखे। यहाँ तो दिख रहा है ना, ठीक है। जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम है इसलिए ऑक्सीडाइज कर गया। हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है इसलिए ये रिड्यूस कर गया हाइड्रोजन में। इसी को हम दूसरे रूप में बोलते हैं कि जिंक मेटल जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया उसके एसिड से। कौन सा एसिड लिए हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। जिंक क्या किया यहाँ पर? सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। तो पहले हम लोग क्या होता था, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, दैट इज व्हाई डिस्प्लेसेस। अब पता चल गया कि एक्चुअली रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन आयन का ज़्यादा है जिंक के कंपैरिजन में। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वही रिड्यूस होगा, इसलिए हाइड्रोजन आयन रिड्यूस हो गया हाइड्रोजन गैस में और जिंक ऑक्सीडाइज हो गया जिंक आयन में। आई बात समझ में? तो एक्टिविटी सीरीज में देखोगे हाइड्रोजन के ऊपर जितना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ही पता चल जाएगा, है ना। इसके ऊपर में देखो इधर, अब सीरीज कैसा बनाया है वो देखना पड़ेगा ना, वो उल्टा पुल्टा बनाता है ना। अब देखो जैसे इस बुक में है सब छोटा वाला रिडक्शन पोटेंशियल ऊपर है ना, सब छोटा वाला रिडक्शन पोटेंशियल ऊपर है और बड़ा वाला रिडक्शन पोटेंशियल को नीचे कर दिया है। तब यहाँ पर हमको उल्टा सोचना पड़ेगा। उस बुक में क्या दिया हुआ है? बड़ा वाला ऊपर दे दिया, ठीक है ना। तो ये जो जो जितना है ऊपर में सब उसको रिड्यूस करें, सब रिड्यूस में होगा। हाँ, ये जो हाइड्रोजन का यहाँ 0 है, ये सब ऊपर क्या है? हाइड्रोजन का 0 है। हाँ, तो हाइड्रोजन के नीचे जो यहाँ लिखा हुआ है जितना, हाइड्रोजन के नीचे जितना लिखा हुआ है सब तो कम हो गया हाइड्रोजन से, है ना, रिडक्शन पोटेंशियल। इसका मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन रिड्यूस होगा, तो ये सारा इसके नीचे जितना है ऑक्सीडाइज हो जाएगा। आई बात समझ में? तो हमको टेबल किस तरह का मिला उसके हिसाब से देखना है। तो टेबल पे ध्यान दे देना है। टेबल पे में खाली यही देखना है कौन छोटा है कौन बड़ा है, वैल्यू। क्योंकि किसी में ऊपर लिखता है छोटा वाला, किसी में बड़ा वाला नीचे लिखता, उल्टा पुल्टा लिखता है। कोई इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है, कोई डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसलिए ऊपर और नीचे करके हमको नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से कि कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है वो रिडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसको ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट कराएगा। बस इतना ही दिमाग में रखना है, सब हो जाएगा। और ये चिंता नहीं करना है कौन सा सीरीज लिखा हुआ रहेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में तुमको वैल्यू दिया हुआ रिडक्शन पोटेंशियल का दिया हुआ मिलेगा, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल का चार्ट को याद नहीं करना है, उससे 2-4-10 याद हो जाता है प्रैक्टिस करते करते। जो फ्रिक्वेंटली यूज होता है जिस जिस इलेक्ट्रोड का वो तो याद हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी एग्जाम में रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया, ठीक है। आई बात समझ में? इसलिए उसका टेंशन नहीं लेना है। क्लियर? तो ये सारा जो हो गया हमारा यूज हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट इक्वेशन। कितना टाइम हुआ? अच्छा मिनट है, ठीक। कुछ डिस्कशन हो जाएगा, रात नहीं है, ठीक है। समझ गया ना? इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। फिजिकल केमिस्ट्री में तो यूज है, ये उससे ज़्यादा यूज हमारा मिलेगा जो है डी ब्लॉक एलिमेंट है, ब्लॉक पढ़ोगे, हाँ, वहीं पर इसका ज़्यादा यूज। अब हम लोग पढ़ेंगे नर्स इक्वेशन। नर्स इक्वेशन भैया इसका लिखना की बदल है, दूसरा है।
NERNS ना, NERNS, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे नर्स्ट इक्वेशन। अभी तक जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन किए थे वो स्टैंडर्ड कंडीशन में, अभी तक जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन किए थे वो स्टैंडर्ड कंडीशन में किए थे। स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या था? स्टैंडर्ड कंडीशन पहला तो कॉन्सेंट्रेशन जो होगा इलेक्ट्रोलाइट का वो 1 m होगा, मतलब 1 मोल पर लीटर का होना चाहिए, ठीक है। पहला तो ये चीज़ है, ये होना जरूरी है, ठीक है। दूसरा जो है टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 298 केल्विन। तीसरा जो प्रेशर है वो होना चाहिए 1 atm, ठीक है। जब ये तीनों कंडीशन रहेगा और अगर प्रेशर 1 atm रहेगा तो वही गैस सप्लाई करेंगे 1 atm पे रखेंगे। तो ये तीनों कंडीशन जब होगा, कंप्लायंस होगा इस तीनों कंडीशन का, उस समय जो हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन समस्या यही है कि एवरी टाइम ये संभव है कि ये कंडीशन हम मेंटेन करें, है ना। ये बहुत डिफिकल्ट है कि एवरी टाइम सारा कंडीशन हमेशा कॉन्सेंट्रेशन यही बना पाए, नहीं बना पाए तो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस नहीं मिला तो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं मिला तो, आई बात समझ में। चलो ये तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो मेंटेन क्योंकि ये तो खुले में रिएक्शन करेंगे ओपन, तो ये तो प्रेशर मेंटेन हो जाएगा, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। ये भी मेंटेन हो सकता है, इसी लगा देंगे 25 डिग्री सेल्सियस। ये बड़ा डिफिकल्ट है ना, कितना भी अच्छा से मेजर करो 1 मोल पर लीटर बन जाता है, बड़ी भारी की बात है। पॉइंट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है कि जो सॉल्ट हम लिए वो 100% प्योर ना हो, कुछ इम्प्योरिटी हो, उससे भी इसका मोलैरिटी चेंज हो जाएगा। बहुत सारा कंडीशन, मतलब ये कंडीशन हम कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, ये कंडीशन कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन ये कंडीशन को करना आसान नहीं, सबके लिए आसान नहीं है, नए लोगों के लिए बड़ा डिफिकल्ट, जो बैलेंस को चलाना बड़ा मुश्किल होता है। केमिकल है कि नहीं 100% प्योर, ये भी तो दिक्कत हो सकता है। या हम लाए 100% प्योर, यहाँ डब्बा खोले कुछ इम्प्योरिटी चला गया उसमें, हो सकता है ना, हाँ हो सकता है वो हाइग्रोस्कोपिक है, उसमें तो मॉइस्चर ही चला गया, तो हम तो नापेंगे कैलकुलेशन के हिसाब से, कितना गया हमको थोड़ी मालूम है, नहीं है। तो कितना का कंसंट्रेशन थोड़ा बहुत 1 मोल के ऊपर नीचे होना निश्चित है, 1 मोल पर लीटर बनाना बड़ा डिफिकल्ट होता ही नहीं, शायद संजोग कभी कभी भाग्य से बन जाता है, एकदम 1 मोल पर बनता ही नहीं है, पॉइंट में हल्का फुल्का ऊपर नीचे होगा ही, नेग्लिजिबल अमाउंट में एरर आना निश्चित है। जब एरर आ जाएगा तो फिर ये संभव है कि हमको जो है स्टैंडर्ड कंडीशन कंप्लाई तो नहीं हुआ, तो हमको जो मिलेगा EMF, हमको जो मिलेगा EMF इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो मिलेगा वो स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं मिलेगा, EMF ऑफ द सेल जो मिला वो नहीं मिलेगा, तो कुछ और आएगा रिजल्ट ना, ठीक है ना। इसी डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए एक साइंटिस्ट थे नर्स्ट, उन्होंने बहुत रिसर्च किया और उन्होंने कहा कि हम किसी भी टेम्परेचर पर किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर निकाल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी हो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक नया रिलेशनशिप दिए, उसी को बोलते हैं नर्स्ट। वो क्या ही दिए, वो दिए कि EMF एट एनी कंडीशन, EMF इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन एनी कंडीशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन एनी कंडीशन, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में रिलेशन होता है। वो क्या होता है, रिलेशन बिटवीन
EMF at any concentration with standard EMF। ठीक है, आए बात समझ में? रिलेशन वो बताती है, और वो रिडक्शन पोटेंशियल का ही रिलेशन था। तो वो जो रिलेशन है वो क्या निकला वही बताना। तो उसके लिए एक जो है रिडक्शन रिएक्शन हम ले लेते हैं इन जनरल। मान लो ये मेटल आयन है, इसके ऊपर +N चार्ज है। ये मेटल आयन है, ये क्या है? मेटल आयन। ये क्या है? मेटल आयन है। तो ये अगर रिड्यूस करेगा तो जितना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, इसलिए ये n इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, रिड्यूस होगा और मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया मेटल। तो ये क्या है? रिडक्शन रिएक्शन हुआ ना। ठीक है, ये हो गया रिडक्शन। ठीक है, हम यहाँ पर जो है हम नहीं देखे कि ये कितना इसका कॉन्सेंट्रेशन है, 1 मोल है या नहीं है, हमने देखा ही नहीं। हमने बना लिया अपने मन से कुछ भी, और अब इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। 1 मोल नहीं है, 1 मोलैलिटी इसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। टेम्परेचर मेंटेन हो गया 25 डिग्री, प्रेशर तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन हो ही जाता है, उसमें कोई परेशानी ही नहीं, क्योंकि ओपन रिएक्शन कराएंगे। एटमॉस्फेयर का 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता ही है, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम तो कंसंट्रेशन का रहा है, और वही प्रॉब्लम के चलते ये नर्स इक्वेशन आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है अब ये रिलेशन, ठीक है, अब इस दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना डिफरेंस है? प्लस RT NF LN। ठीक है, ये उन्होंने फॉर्मूला दिया, ये नर्स इक्वेशन। ये हो गया EMF इन स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, और ये हो गया EMF एट एनी कंडीशन, कोई भी कंडीशन। ये डेटा हमको चार्ट से मिल जाएगा, है ना? एक्सपेरिमेंट करते समय ये सब सारा चीज पता चलेगा। ये हमको चार्ट से मिलेगा, और ये एक्सपेरिमेंट करते समय ये सारा डेटा हमको मिलेगा। वो सारा डेटा को भर देंगे, हमको ये मिलेगा। सही बात समझ में? हाँ, तो यही है नर्स इक्वेशन फॉर रिडक्शन रिएक्शन और रेडॉक्स पोटेंशियल। इसमें हम लोग EMF किसी भी कंडीशन पता कर सकते हैं। ठीक है ना, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर रिलेशन हुआ कि नहीं दोनों के बीच? दोनों के बीच में अंतर कितना है? यही ना है, इतना का अंतर आ गया। अगर ये हटा दें तो ये दोनों सेम है ना, ये हटा दें हैं तो ये और ये सेम हो जाएगा ना, इतना का डिफरेंस है। मतलब क्या हो गया कि ये जो हम निकालते हैं किसी दूसरे कॉन्सेंट्रेशन पर, वो EMF हमेशा स्टैंडर्ड EMF से ज़्यादा होता है। कितना से ज़्यादा है ना? तो EMF एट एनी कंडीशन विल बी ग्रेटर देन द स्टैंडर्ड EMF। यही ना है, कितना से ज़्यादा है? कितना से, ये हमेशा ज़्यादा रहेगा। वो क्या बताया कि जो हम निकालेंगे किसी चीज़ का EMF किसी दूसरे कंडीशन में, वो हमेशा ज़्यादा होगा स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, कितना से ज़्यादा होगा? इतना से ज़्यादा। ठीक है, समझ में आया ना? यही जो है नर्स इक्वेशन